हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्रज्ञान एकेडमी यूट्यूब चैनल में। लास्ट टर्न पे हमने प्राचीन भारत के इतिहास में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, एक महान शासक, एक कुशल राजनीतिज्ञ, एक योग्य प्रशासक, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, जितने भी प्रीलिम्स के फैक्ट्स इस टॉपिक में से कवर हो सकते थे वो ऑलमोस्ट हमने सारे पढ़ लिए थे। ठीक है, तो उनको तो जो हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था वो तो आपको एक एक बात बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, जितनी भी चीजें पढ़ी थी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिल रही है या फिर उसको उपाधियां कौन कौन सी दी गई हैं, ये सारी बातें बिल्कुल आपके टिप्स पे होनी चाहिए। मैंने आपको कोशिश की थी कि आपको एक स्टोरी के फॉर्म में समझाऊं जिससे आपके दिमाग में वो बैठ जाए, मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दो। वैसे प्राचीन भारत का इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्ट लेके उसको पढ़ेंगे तो वो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ एक कहानी जैसा है और वो आपके दिमाग में बैठता जाएगा। बट टिल लास्ट आपको उसके फैक्ट्स याद करने ही पड़ेंगे। बस ये है, अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये किस राजा में हमने पढ़े थे, क्योंकि अभी आप देख ही रहे स्टार्टिंग से हम कितने सारे शासक पढ़ चुके हैं और आगे तक भी हमको पढ़ना ही है। ठीक है, चलिए तो हम पहले कल का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आपका रिवाइज हो जाए। स्टार्टिंग कहां से की थी हमने? चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले कौन राजा बना था? रामगुप्त बना था। समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई, रामगुप्त राजा बना। फिर रामगुप्त बिल्कुल दुर्बल शासक था, योग्य नहीं था, मतलब कहीं से भी वह राजा बनने के योग्य नहीं था। उसको विरासत में गद्दी मिल गई थी इसलिए वो राजा बन गया था। ठीक है, बिल्कुल अयोग्य शासक था, ना तो उसको राजनीति की कोई समझ थी, ना ही तो वह एक अच्छा योद्धा था, ना ही वह वीर था। ठीक है, फिर जैसा कि देखते आ रहे थे कि शक हमेशा आक्रमण करते थे, तो शकों ने आक्रमण किया, रामगुप्त की पराजय हो गई, और पराजय भी मतलब बहुत बुरी तरीके से वह हारा था। फिर ऐसा कहा जाता है कि जो शकों का जो राजा है वह रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी को प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने आक्रमण किया। और रामगुप्त ने क्या किया, वह अपनी पत्नी को शकों के पास भेजने को तैयार हो गया। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय को जब ये बात पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि चंद्रगुप्त युवावस्था से भी बहुत वीर था। ठीक है, शौर्य पराक्रम में सब में बिल्कुल भरा पूरा, मतलब बहुत अच्छा राजा, मतलब एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व था इसका। ठीक है, तो जब इसको पता चला कि इसका भाई ऐसा कर रहा है तो सबसे पहले तो इसने शकों के राजा को उनकी हत्या की। उसके बाद क्या किया, रामगुप्त की हत्या कर दी, और फिर उसकी जो पत्नी थी ध्रुव देवी उससे विवाह कर लिया, और यह बना फिर गुप्त शासन। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वह बहुत पराक्रमी था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार, बहुत ज्यादा विस्तार किया। उसने अपने पिता समुद्रगुप्त की भी नीतियों का अनुसरण किया और अपने दादा की भी नीतियों का अनुसरण किया। ठीक है, इस तरीके से इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसकी वैवाहिक नीतियां भी, मतलब विवाह संबंधों के द्वारा साम्राज्य विस्तार की नीतियां भी एक अलग स्थान रखती है, जो कि इसकी विशेषताओं में आएगा। इसकी जब हम उपलब्धियां पढ़ेंगे तो वह आएगा कि यह कुटिल राजनीतिज्ञ था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या क्या उपलब्धियां हैं। पहली, एक विजेता के रूप में, विजेता के रूप में मतलब इसने बहुत सारी विजय प्राप्त की, अपने साम्राज्य का चहुओर विस्तार किया, युद्ध के द्वारा भी विस्तार किया और वैवाहिक संबंधों के द्वारा भी इसने विस्तार किया। ठीक है, इसने अपने पिता समुद्रगुप्त की भांति दिग्विजय की नीति का अनुसरण किया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दिग्विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी विजय द्वारा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी विजय है वह है शकों को पराजित करना। ठीक है, शकों को आपको याद होगा, जब इसने शकों को पराजित किया था तो इसको क्या कहा गया था, शकादी कहा गया था, और उसके बाद ही इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और उसके बाद इसने एक काम और किया था। क्या किया था? आपका ये होमवर्क है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसने, मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताए थे, इसने शकों को पराजित किया, उसके बाद इसने 3 काम इसके महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो तीसरा आपको बताना है। तो शकों को पराजित करने के बाद भारत के गुजरात और कठियावाड़ वाले प्रदेश को इसने अपने मगध
साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। ठीक है, अपने राज्य का विस्तार हो गया। उसके बाद इसके पहले जो राजा था रामगुप्त, उसके समय बहुत ज्यादा दुर्व्यवस्था फैल गई थी राज्य में, तो इसने उसको भी सही किया और इसने मतलब बहुत अच्छे से शासन किया। इसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। आगे हम देखेंगे कि ये एक योग्य शासक था, मतलब क्यों इसको कहते हैं कि ये एक योग्य शासक था। फिर जैसा मैंने आपको बताया था, महरौली स्तंभ लेख में एक राजा चंद्र का वर्णन मिलता है। ठीक है, उसमें ऐसा बताया गया है कि वो जो राजा चंद्र था उसने बंगाल से वाहिक प्रदेश तक गुप्तों का प्रभाव स्थापित किया। और उस राजा चंद्र के बारे में क्या कहा गया है कि वह जो चंद्र राजा था वह यही रहा होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ कि ये योग्य विजेता कैसे था। इसके बाद नेक्स्ट आया कूटनीतिज्ञ के रूप में। अब कूटनीतिज्ञ के रूप में क्यों, मतलब इसने एक तो अपने पड़ोसी जो राजा आदि थे उनके साथ मैत्री पूर्वक संबंध बनाए। मतलब इसको ऐसा लगा कि अपने पड़ोसी राज्यों से मित्रता करना ही उचित है, उनसे मैत्री की इसने। उसके बाद फिर इसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा भी अपने प्रशासन को मजबूत किया। कैसे किया, इसकी पुत्री थी प्रभावती, इसने प्रभावती का विवाह किससे किया, प्रभावती का विवाह किया दुग्धसेन से। दुग्धसेन कौन था, वाकाटक का राजा था। ठीक है, तो वाकाटक के राजा से इसने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि वाकाटक की सहायता से ही इसने शकों को पराजित किया था। फिर इसने अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह किया कुंतल प्रदेश की राजकुमारी से। तो वहां पर भी इसने अपने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो इस तरीके से भी ये भी इसकी एक महान उपलब्धि मानी जाती है। फिर बात कर ली जाए कि शासक के रूप में ये कैसा था। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ, ये एक कुशल शासक साबित हुआ। जब भी हम किसी को बोलते हैं कि यह एक अच्छा राजा है या एक अच्छा शासक है, तो हम किस बेस पे बोलते हैं, उसकी विजय आदि के बेस पे नहीं बोला जाता। क्यों, क्योंकि तब हम क्या बोलेंगे, वह एक वीर योद्धा था। ठीक है, शासक को अच्छा तब माना जाएगा जब उसके राज्य की प्रजा सुखी होगी, उसके नगर में शांति होगी, अपराध आदि नहीं होंगे या होंगे तो उनके लिए कठोर दंड का प्रावधान होगा। मतलब ऐसा नहीं अंधेर नगरी चौपट राजा, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके समय में ऐसा बोला जाता है, जब हमने पढ़ा भी था कि फाइयान जो था चीनी यात्री, फाइयान आया था इस समय यात्रा करने भारत की, तो उसने अपने विवरण में लिखा है कि इस समय जो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन प्रबंधन था वह बहुत सुदृढ़ था, बहुत उन्नति कर रहा था उस समय, और उस समय जो भारत की स्थिति थी वह भी बहुत अच्छी थी, बहुत समृद्ध स्थिति थी, ऐसा इसने वर्णन किया है। और उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में अपराध बहुत कम होते थे इसके राज्य में। इसके अलावा जैसा कि पहले जो इसके पहले तक जो राजा थे वो क्या करते थे, यदि किसी ने कठोर कोई मतलब बहुत ज्यादा वैसा जघन्य अपराध किया है और उसके बाद वह उसने 2-3 बार वही अपराध कर दिया है, तो उसको मृत्यु दंड का यदि प्रावधान था, तो इसने मृत्यु दंड के स्थान पर एक नया नियम चलाया, अंग विच्छेद का, अंगोच्छेद। इसने ये कहा कि मृत्यु दंड की जगह क्या किया जाना चाहिए, अंगोच्छेद कर देना चाहिए। मतलब उसको कोई एक अंग काट देना चाहिए, मतलब मृत्यु मत दो, मृत्यु से थोड़ा सा कम। ठीक है, तो मृत्यु के स्थान पर क्या, अंगोच्छेद। और इसके अलावा जो छोटे मोटे कोई अपराध आदि हैं तो उनके लिए कारावास का भी प्रावधान था, और इसके अलावा जुर्माना भी दिया जाता था। मतलब कोई भी अगर कोई चोर है या कोई भी ऐसा अपराध कर रहा है तो वह पहले सोचेगा कि यदि मैंने यह अपराध किया तो मुझे ऐसा दंड मिल सकता है, तो थोड़ा सा डर रहता है उससे। तो इससे पता चल रहा है कि कितना अच्छा शासक रहा होगा, अपनी प्रजा की उसे कितनी चिंता थी। ठीक है, इसके बाद क्या था, कोई भी कार्य करता था तो अपने मंत्रिमंडल से सलाह भी लेता था, निरंकुश नहीं था कि बस मैंने बोल दिया हो गया, अपने मंत्रिमंडल से सलाह लेता था, उसके बाद ही कोई फैसला लिया करता था। फिर करों का ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कठोर कर आदि ले रहा हो, जैसे भूमि कर में वही उपज का 1/6 भाग ये लिया करता था। ये याद रखना, ये जनरली मतलब हर शासक में हम पढ़ ही लेते हैं भूमि कर का क्या रहा होगा प्रावधान। ठीक है, तो कितना लेता था, उपज का
1/6वां हिस्सा। ठीक है, तो ये तो क्या पता चल गया हमको कि ये शासक के रूप में कैसा था, योग्य शासक समझ में आ रहा है हमको। ठीक है, इसके बाद धर्म तथा कला के पोषक के रूप में, धर्म के रूप में तो बताया कि ये क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव था। ठीक है, वैष्णव धर्म को मानता था। ठीक है, और उसके सिक्कों पर क्या मिला है, परम दैवत की इसने उपाधि धारण की थी, ऐसा पता चलता है उसके सिक्कों से। तो इससे भी क्या पता चल रहा है कि यह वैष्णव धर्म के लिए कितनी ज्यादा इसके मन में श्रद्धा रही होगी। ठीक है, तो धर्म याद रखना है एक तो कि चंद्रगुप्त द्वितीय इस धर्म को मानता था। फिर इसने बहुत सारी मुद्राएं भी प्रचलित की थी उस समय। उन मुद्राओं के नाम आपको ध्यान रखने हैं, सिहंता, अश्वारूढ़, छत्र, पर्यकासी। थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, मतलब एक दो बार पढ़ेंगे तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, सिहंता, अश्वारूढ़, छत्र, पर्यकासी, ध्वजधारी। ठीक है, इसके अलावा इसने चांदी और तांबे के सिक्के भी चलवाए थे, चांदी और तांबे की मुद्राओं का भी प्रचलन था इसके समय में। ठीक है, अब बात आ जाती है साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से। अगर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को देखा जाए तो यह साहित्य सृजन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वैसे तो पूरे गुप्त काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ऐसे बहुत सारे मतलब संस्कृत के विद्वान हुए जिनका नाम मतलब अमर हो गया एक तरीके से भारतीय साहित्य में। ठीक है, तो इसका शासनकाल साहित्य सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान थे। ठीक है, कुछ का नाम आपको याद रखना है। फिर इसके बाद ये मैंने लास्ट अंक पर भी बताया था कि आता है ये कि ये वाला अगर कवि है तो ये किसके शासनकाल में था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक तो अमर सिंह, धन्वंतरी और कालिदास, ये 3 तो बिल्कुल आपको ध्यान ही रखने हैं। कल मैंने आपको पूरे 9 रत्न बताए थे और इन 3 को तो आपको बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना है। ठीक है, अमर सिंह, धन्वंतरी और कालिदास। ठीक है, अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की थी। ठीक है, नाम से ही मैच हो गया तो आपको ज्यादा इसमें कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना है। कालिदास की मैंने कल बताई थी पूरी रचनाएं। ठीक है, कालिदास को क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। धन्वंतरी के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था कि भारतीय आयुर्वेद के पिता कहा जाता है इनको। ठीक है, तो ये तीनों विद्वान किसके शासन में थे, किसके राज दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में भी कहां पर, उज्जैन में, क्योंकि उज्जैन को इसने दूसरी राजधानी बनाया था। पहली राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र थी। ठीक है, और इसके 9 रत्न कहां पर थे, उज्जैन जो राजधानी बनाई थी वहां पर। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में लगभग पूरी बातें डिस्कस हो गई। एक बार और थोड़ा सा इसकी हेडिंग आप ध्यान रख लीजिए। आप वैसे ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको स्नॉप्स बनानी है तो आप सिर्फ जो ये मैं हेडिंग लिखती हूँ उनको लिख लीजिए। तो जब आप ये सिर्फ इतना पढ़ेंगे विजेता के रूप में तो आपको अपने आप ध्यान में आ जाएगा कि इसने शकों को पराजित किया था। ठीक है, जैसे 1-2 बार आपने पूरा पढ़ लिया, लेकिन स्नॉप्स में बस आप इतना लिख लेंगे, ज्यादा है तो बस शक अकेला लिख लो तो आपको पता चल जाएगा। तो मुझे लग रहा है आपका ये पूरा जो गुप्त काल है या गुप्त वंश के शासक है वो आपके पूरे एक पेज में आ जाएंगे, गुप्त वंश के शासक पूरे। और नेक्स्ट एक पेज में आपका आ जाएगा, अभी जब हम गुप्त काल के विशेष जैसे साहित्यिक योगदान, कलात्मक योगदान ये सब देखेंगे वो, तो मतलब आपका 2 पेज में पूरा गुप्त काल कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप जरूर करिएगा। ठीक है, तो विजेता के रूप में, कूटनीतिज्ञ के रूप में, ये वाला जो मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पर कूटनीतिज्ञ के रूप में, तो ये एक अलग क्वेश्चन ये बन सकता है इसमें कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा किस तरह अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया या साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो उसने खुद ने किससे विवाह किया था, किससे किया था विवाह, कल मैंने बताया था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसके बाद फिर अपनी पुत्री का विवाह करवाया वाकाटक के राजा से, अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह करवाया उत्तर प्रदेश की राजकुमारी से। ठीक है, फिर एक शासक के रूप में कैसा था ये किससे पता चल रहा है हमको, फायान के विवरण के द्वारा।
ठीक है, सोर्स आपको बिल्कुल लिखने हैं जब भी मेंस में आप आंसर लिखें, क्योंकि देखिए प्राचीन भारत का इतिहास है या कोई भी इतिहास में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको कहाँ से जानकारी मिल रही है। अगर किसी भी कोई भी एक साहित्य है, कोई भी पुस्तक है, किसी यात्री ने विवरण किया है, तो आपको वो सोर्स लिखना चाहिए और उस पर थोड़ी सी अंडरलाइन भी करनी चाहिए, क्योंकि मेंस में आपका यही आंसर दूसरों से थोड़े से अलग बनाएगा आपके आंसर को। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी रहती है जो सब लिख देते हैं, लेकिन ये चीजें जो रहती है ये स्कोरिंग होती है, जो आपको नंबर दूसरों से थोड़े से ज्यादा दिलवाएंगे। ठीक है, तो आपको एक तो सोर्स हर एक क्वेश्चन में जब भी आए, आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आए, 11 नंबर 5 का हो गया है 6 वाला और 15 वाला 11 का हो गया है, 11 या 5 नंबर में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको उसमें सोर्स बिल्कुल लिखना है, कोई भी, क्योंकि मैं आपको हर एक क्वेश्चन में सोर्स अलग से बता रही हूँ। ठीक है, तो मैंने ये मार्क भी कर दिया है, तो आपको ये बिल्कुल ये टेंशन कर नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद धर्म और कला के पोषक के रूप में परम दैवत की उपाधि प्राप्त की, फिर साहित्य के संरक्षक के रूप में नवरत्न थे इसके दरबार में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद कुमारगुप्त के बारे में पढ़ना है हमको, वो कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त ये 2 और पढ़ना है। विष्णुगुप्त के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ने को। उसके बाद हम गुप्त कालीन प्रशासन, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, वहां की कला, संस्कृति, साहित्य, इन सब के बारे में हम फिर नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।